नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह एक बार फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ, एक नए टॉपिक के साथ। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज का टॉपिक भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी से संबंधित है। और ख़ास करके ये टॉपिक उन लोगों के लिए है, ज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में हैं, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है एंटीबायोटिक। मुझे लगता है कि ये हर किसी ने ये वर्ड सुना होगा, बहुत से लोग बहुत कुछ जानते होंगे इसके बारे में, मगर इसको लेके कन्फ्यूज़न बहुत सारा रहता है। ख़ास करके जो जो स्टूडेंट अभी स्टडी कर रहे होते हैं, उनके मन में एंटीबायोटिक को लेके कन्फ्यूज़न बहुत होता है, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और उसके अंतर्गत बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी ड्रग्स, बहुत सारे ग्रुप और उनके अलग-अलग मैकेनिज़्म होते हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है कि कौन-सी एंटीबायोटिक किस ग्रुप की है, या उसका मैकेनिज़्म क्या है, या एक्शन मैकेनिज़्म क्या है, एक्शन किस तरीके से उस दवा का रहता है। तो इस तरीके की बहुत सारी भ्रांतियाँ जो हैं, हमारे मन में चलती रहती हैं। हम नहीं समझ पाते कि वही एंटीबायोटिक तो सारी एंटीबायोटिक हैं, कौन-सी किस बीमारी में काम करेगी, या किस कहाँ काम नहीं करेगी, कौन-सा बैक्टीरिया पे वो किस तरीके से मतलब उसका एक्शन रहता है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में रहते हैं, और जिनके वो आंसर खोजते रहते हैं। तो उसी पर आज हम बात करेंगे। तो अच्छा, बात करें कि एंटीबायोटिक कहते किसे हैं? एंटीबायोटिक शब्द का मतलब क्या है? क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, या जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, अगर उस वर्ड के मीनिंग को अगर हम नहीं समझेंगे, तो उसकी उसके अंदर क्या होने वाला है, या वो चीज़ काम कैसे करती है, वो समझने में थोड़ी परेशानी होती है। तो हम पहले ये जानेंगे कि एंटीबायोटिक शब्द का मतलब क्या है? एंटीबायोटिक शब्द का मतलब होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है। इसको अगर हम 2 भागों में अगर डिवाइड करके समझते हैं, तो एंटीबायोटिक का मतलब होता है, एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, और बायोस मीन्स होता है लाइफ। तो लाइफ के अगेंस्ट, अरे! ये क्या? मतलब ज़िंदगी के विपरीत? ऐसा दिमाग में आएगा। जब आप ये वर्ड सुनेंगे अगेंस्ट ऑफ लाइफ, तो ज़िंदगी के विपरीत, किसकी ज़िंदगी के विपरीत? तो ये क्वेश्चन भी आपके मन में पुट अप होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका आंसर ये है कि जो भी बैक्टीरिया या जो भी पैथोजेन्स हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उनके उनकी लाइफ के अगेंस्ट ये दवाएँ वर्क करती हैं। इसलिए इनको एंटीबायोटिक नाम दिया गया। अगेंस्ट ऑफ लाइफ, किसकी लाइफ? पैथोजेन्स की, बैक्टीरिया की। तो एक वर्ड और इसके लिए यूज़ में लाया जाता है, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का क्या मतलब है? माइक्रोब्स का मतलब है ऐसे जीवाणु जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, मतलब नंगी आँखों से नहीं देख सकते, जिनको हम सूक्ष्मदर्शी, या बोलना चाहिए तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वैसे नहीं देख सकते। इसीलिए उनको माइक्रोब्स भी कहा जाता है। माइक्रोब का मतलब होता है सूक्ष्म, तो माइक्रोब्स भी इनको कहा जाता है। तो ऐसी दवाइयाँ जो माइक्रोब्स या बैक्टीरिया के अगेंस्ट उनको किल करने में, या उनको बढ़ने से रोकने में उपयोगी होती हैं, उन मेडिसिन्स को, उन ड्रग्स को हम एंटीबायोटिक कहते हैं। और इनका एंटीबायोटिक का असर वायरसेस पे बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि जैसे कि जो प्रोटोज़ोआ है, या जो बोलना चाहिए पैरासाइट हैं, उन पे इनका एक्शन थोड़ा बहुत काम करता है। ज़्यादा तो वो भी नहीं करता, लेकिन हाँ, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, जैसे कि आपका अगर नाम लें मेट्रोनिडाज़ोल, तो मेट्रोनिडाज़ोल जो है वो एंटीबायोटिक है एक तरीके से, लेकिन उसका वो मतलब जो है प्रोटोज़ोआ या पैरासाइट के अगेंस्ट भी वर्क करती है। तो ये थोड़ा बहुत इनका असर प्रोटोज़ोआ पे भी देखा गया है। अच्छा, ये तो हो गई एक रफली इस सरफेस नॉलेज। हालाँकि एंटीबायोटिक कुछ इतना छोटा टॉपिक नहीं है जिसको हम एक छोटे से वीडियो में पूरा उसको कवर कर लें, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये एक रफली नॉलेज हो गई। अब अगर बात करें इसकी डिस्कवरी की, तो इसकी डिस्कवरी सबसे पहले तो इसकी डिस्कवरी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन पार्किंसन। उन्होंने की थी। उन्होंने कब की थी? 1567 में वो पैदा हुए थे। उसके बाद उसमें एग्ज़ैक्ट डेट क्लियर नहीं है, लेकिन ये बात है 15 से 16 सेंचुरी की। तो उस टाइम पे ये वैज्ञानिक एक हुए थे। तो उन्होंने पहली बार एक एंटीबायोटिक का यूज़ किया था। उसका भी नाम मेंशन नहीं है कहीं पे भी, लेकिन ये थोड़ा-सा एक हिस्ट्री इसकी देखने में आई। लेकिन मुख्य रूप से जब ये एक इनोवेटिव तौर पे अगर ये देखा जाए कि इसका सबसे पहली एंटीबायोटिक जो लोगों के इलाज के लिए जो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनी, अगर उस पर्पज़ से देखा जाए, तो जो एक स्कॉटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने पेनिसिलिन की
बहुत से लोग आप लोग जानते होंगे, पेनिसिलिन की खोज की थी 1928 में। तो वो पहली जो है एंटीबायोटिक मानी गई, जिसका यूज़ आज भी मतलब अब पेनिसिलिन की बहुत सारी मतलब जनरेशन आ चुकी हैं, जिसके अंतर्गत काफ़ी सारी मेडिसिन आती हैं। तो पहली जो एंटीबायोटिक जिसका यूज़ किया गया था वो पेनिसिलिन थी। तो इन वैज्ञानिक का जन्म हुआ था 1881 में और उनकी डेथ हुई थी 1955 में। तो ये एक डिस्कवरी से संबंधित छोटी सी जानकारी। तो अब आप बात करते हैं कि एंटीबायोटिक किन बैक्टीरिया पे किस तरीके से उनका एक्शन रहता है, उनकी मैकेनिज्म क्या रहती है, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माको बोलना चाहिए एक्शन उनका क्या है। तो अ, जितने एंटीबायोटिक का पेनिसिलिन का जो डिस्कवरी होने के बाद इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से इवोल्यूशन हुआ। नई-नई एंटीबायोटिक्स का जो है डिस्कवरी होती चली गई। अब पेनिसिलिन आने के बाद अब ज़रूरत क्यों पड़ी? डिस्कवरी और मतलब एंटीबायोटिक एक पेनिसिलिन आ गई। फिर ज़रूरत क्यों पड़ी? वही अभी तक काम कर रही होती। वो ऐसा नहीं हुआ कि जैसे कि एंटीबायोटिक क्या होता है कि वो रेसिस्टेंस हो जाती है। रेसिस्टेंस का मतलब जैसे कि आपने दवाई ली, आप रोज़ाना किसी एक बैक्टीरिया को किल करने के लिए आप एक मेडिसिन ले रहे हैं। वो मेडिसिन आपकी बॉडी में जाती है, वहाँ पे जाके वो बैक्टीरिया से फाइट करती है, उनको किल कर देती है। एक समय के बाद क्या होता है कि वो उस मेडिसिन तो आप उस इन्फेक्शन के लिए वही मेडिसिन आप ले रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद वो मेडिसिन अपना उसका उसका जो एक्शन है वो स्लो हो जाता है। क कभी-कभी इतना स्लो हो जाता है कि आप दवा ले रहे हैं, लेकिन उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उसको कहेंगे रेज़िस्टेंस हो जाना। मतलब कि दवा असर ही नहीं कर रही है बैक्टीरिया पे। वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर पा रही। उसका रीज़न क्या होता है? बैक्टीरिया समझ जाता है कि वो दवा किस तरीके से उसको किल करती है। उससे वो बचना सीख जाते हैं। जो भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, उससे वो अपने बचाव का तरीका ढूँढ लेते हैं कि आखिर ये मेडिसिन आती है और हमको इस तरीके से किल करती है। तो उससे बचने का तरीका जब ढूँढ लेते हैं, तो उसी कंडीशन को रेज़िस्टेंस कहा जाता है कि ये दवा रेज़िस्टेंस हो गई है। तो जब दवाएँ रेज़िस्टेंस होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर उनकी जनरेशन को, उनके रूप को, दवाओं के एक्शन को, मैकेनिज़्म को चेंज करके उनकी जो उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, उसको बदल के न्यू जनरेशन में लाया जाता है। फिर जाके फिर वो दवाई जब बॉडी में जाती है, जब पेशेंट को दी जाती है, तो फिर वो मेडिसिन उस बैक्टीरिया को किल कर पाती है, क्योंकि बैक्टीरिया फिर उसको नहीं पहचान पाता, क्योंकि उसका रूप बदल चुका है, दवा का केमिकल उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है और उसका किल करने का एक्शन भी चेंज हो गया है। पहले वो जिस तरीके से मारता था, अब वो उस तरीके से नहीं मारता। तो इस तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन अपडेट करना पड़ता है मेडिसिन्स को। इसीलिए जब एक मेडिसिन काम नहीं कर रही है, तो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गई, तो फिर उसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए दूसरी मेडिसिन को इजाद करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से धीरे-धीरे बहुत सारी मेडिसिन एंटीबायोटिक हमारे बीच में आज उपलब्ध हैं। तो उनका रीज़न यही है। और एक रीज़न और होता है। अब जैसे कि अब आप समझिए कि पेनिसिलिन है, मान लीजिए। पेनिसिलिन किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ही किल करता है। मान लीजिए वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, आपको पता होगा बैक्टीरिया 2 तरीके के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब मान लीजिए पेनिसिलिन है, अगर वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही किल कर रहा है, ग्राम नेगेटिव पर उसका उतना इफेक्ट नहीं है, वो उसको किल नहीं कर पा रहा। हो सकता है थोड़ा ग्रोथ को रोक दे, लेकिन एक समय के बाद वो भी नहीं कर पा रहा। तो फिर क्या है, साइंटिस्ट ने अलग-अलग ग्रुप्स की खोज की, अलग-अलग एंटीबायोटिक्स के ग्रुप्स की खोज की। तो वो अलग-अलग ग्रुप्स कौन से, उनके क्लासिफिकेशन अलग-अलग किए गए कि भाई ये मेडिसिन ये है कि ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे काम करेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये भी आपने सुना होगा और बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता होगा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है भाई? तो आप समझिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसको कहते हैं ऐसी ऐसी ड्रग्स, ऐसी एंटीबायोटिक ड्रग्स जो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करने का जो है क्षमता रखती हैं। उनमें एंटीबायोटिक को हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। अच्छा, वो बड़े इन्फेक्शन जो होते हैं, जिन इन्फेक्शंस का दायरा ज़्यादा होता है या ज़्यादा समय तक जो इन्फेक्शन या जो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं बॉडी में, उनको किल करने की भी क्षमता जो एंटीबायोटिक रखती हैं, उनको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम आप नाम से ही समझ जाएँगे, नैरो का मतलब होता है सकरा। तो थोड़ा थोड़ा छोटा आकार। तो ऐसी एंटीबायोटिक जो केवल पर्टिकुलर या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ही पर असर करती हैं या नेगेटिव पे ही उनका असर होता है। और जो छोटे इन्फेक्शन को ही मतलब जो है कि रोकने में कामयाब होती हैं, ऐसी एंटीबायोटिक को हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग से ये सवाल भी अब नहीं रहेगा कि नैरो स्पेक्ट्रम या ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है। चलिए, अब देर ना करते हुए अब हम इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन को कितने क्लासिफिकेशन में इनको बाँटा गया है।
तो इसमें हम बात करेंगे, इसमें भी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि केवल पर्टिकुलर एक तरीके के ही बैक्टीरिया पर वर्क करते हैं। जैसे कि पहला अगर क्लासिफिकेशन की शुरुआत करें तो पहले नंबर पे आएगा अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ये एंटीबायोटिक्स का ये एक पहला ग्रुप है जो इस ग्रुप के अंदर जो भी मेडिसिन एंटीबायोटिक आएंगी वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे असर करेंगी। उसके बाद आता है सिफेलोस्पोरिन, आप लोगों ने सुना होगा, सिफिक्सिम, है ना, सिफेपाइम, और बहुत सारी मेडिसिन है सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की, 4th जनरेशन, अब तो 5th जनरेशन आ गई है। तो ये ग्रुप जो है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर असर करता है। इसीलिए मतलब जो है कि इस ग्रुप की ड्रग्स की इतनी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो तीसरा है टेट्रासाइक्लिन, ये भी जो है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव पर इनकी जो इस ग्रुप में जो ड्रग्स आती हैं वो वर्क करती हैं, उनके अगेंस्ट काम करती हैं। पांचवा आता है सल्फोनामाइड्स, ये भी ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव पे काम करती हैं। छठा आता है फ्लूरोक्विनोलॉन्स, इस ग्रुप की भी मेडिसिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के बैक्टीरिया को किल करने में यूज़ में ली जाती हैं। सातवां आता है मैक्रोलाइड्स, ये केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर ही असर करती हैं। आठवां आता है कार्बापेनेम्स, ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर असर करेंगी, दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को किल करने का काम करेंगी। नौवां है लिंकोसामाइड, ये केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर ही असर करती हैं। और आखिरी और 10वां है ग्लाइकोपेप्टेज, ये काम करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे। तो ये इनके क्लासिफिकेशन है। इतने प्रकार के एंटीबायोटिक के ग्रुप, एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन अभी तक हुए हैं, टोटल 10 हैं ये। इनसे बाहर कोई भी एंटीबायोटिक आपको नहीं मिलेगी, सभी इन्हीं ग्रुप्स में से आती हैं। हर ग्रुप में किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, तो लेकिन सबका अपना अपना अलग मैकेनिज्म है बैक्टीरिया को किल करने का, सबका अपना अलग अलग तरीका है। कोई क्या करेगा, कोई उसके डीएनए को हिट करता है, कोई उसकी आउटर सेल वॉल को हिट करेगा, है ना। तो इस तरीके से सभी ड्रग्स की, जितने भी एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं, जो उनके ग्रुप हैं, उनका अपना एक पर्टिकुलर तरीका है लड़ाई लड़ने का बैक्टीरिया से, कि ये ग्रुप है, ये ग्रुप केवल उसकी इंटरनल सेल वॉल को हिट करेगा या उसको तोड़ने का काम करेगा। या अच्छा, इनके तरीके भी दो होते हैं एंटीबायोटिक। कुछ एंटीबायोटिक क्या करती हैं, बैक्टीरिया को बिल्कुल खत्म कर देती हैं। कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया को पूरी तरीके से खत्म तो नहीं कर पाती, हाँ, लेकिन उनको उनकी ग्रोथ को रोकने में कामयाब जरूर हो जाती हैं। तो उसकी भी टर्मिनोलॉजी है। बैक्टीरियोस्टैटिक जो एक्शन होता है जिन एंटीबायोटिक्स का, स्टैटिक्स का एक्शन क्या करता है, वो उसको किल कर देता है। लेकिन बैक्टीरियोसाइडल जो एक्शन होता है, जिन एंटीबायोटिक्स का बैक्टीरियोसाइडल एक्शन होता है, वो बैक्टीरिया को किल तो नहीं करती, लेकिन हाँ, उनकी ग्रोथ बढ़ने से रोक देती हैं, जिससे कि फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको किल करने में आसानी हो जाती है। तो ये कुछ उसके वो थे, क्या नाम है, क्लासिफिकेशन था उसका। हालांकि इनकी क्लासिफिकेशन में बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनको अगर बताने पे आएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको पर्टिकुलर एक एक ग्रुप में कम से बहुत सारी मेडिसिन है, उनके अपने अपने अलग अलग उनकी मैकेनिज्म है एक्शन करने के, उनके अलग तरीके हैं अपने काम बैक्टीरिया किल करने के, तो वो फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और मुझे लगता है सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, और अगर कुछ रह गई हैं तो फिर अगले किसी वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू।